नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है यूनिट 3 का। इसमें OHP CAI और साथ में हम ई लर्निंग के महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। तो प्रत्येक टॉपिक से 20 MCQ होंगे। ओवरऑल आपके पास 60 MCQ होंगे और आपको कितने सही कर पाते हैं आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है और टोटल स्कोर आपका लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हैं, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में फ्रेस्नेल लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये लेंस का उपयोग जो है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर में किस प्रकार का प्रकाश स्रोत आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में किस प्रकार का प्रकाश स्रोत, तो इसमें जो है हमने पढ़ा था उसमें कि इसमें हैलोजन लैंप लगा होता है, टंगस्टन हैलोजन लैंप लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का जनरली 1950 का जो दशक है वो माना जाता है और मेनली 1950 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रोजेक्टर का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का मुख्य उपयोग किसे प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो इसमें पारदर्शक स्लाइड्स, तो स्लाइड्स को ही प्रदर्शित किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर में मिरर का मुख्य कार्य क्या है। मिरर जो इसमें दर्पण लगा होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। और हमने एक एक पार्ट को डिस्कस किया है उसमें। तो इसका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है। मिरर का काम होता है प्रकाश को प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर के किस भाग में पारदर्शक स्लाइड्स रखी जाती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के किस भाग में पारदर्शक स्लाइड्स रखी जाती हैं। तो ये स्लाइड्स जो रखी जाती हैं ये आपका देखिए प्रक्षेपण लेंस मिरर, ये तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। बेस प्लेट के ऊपर जो है स्लाइड्स रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रक्षेपण लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो प्रक्षेपण लेंस का उपयोग यानी जो प्रक्षेपित करने के लिए लेंस जो उसमें लगा होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा तो उसका आंसर भी आपने देखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रक्षेपण लेंस है। तो प्रक्षेपण लेंस का जो प्रयोग है वो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी होता है और छवि का आकार यानी छवि को जूम इन करने के लिए भी होता है। तो ए और बी जो है दोनों ही सही आंसर है। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का लैंप किस प्रकार की किरणें उत्पन्न करता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो लैंप है वो किस तरह की किरणें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी, अदृश्य प्रकाश या एक्सरे किरणें। तो सही आंसर इसका है दृश्य प्रकाश किरणें। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग किस प्रकार के कक्षाओं में सबसे अधिक किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है OHP का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है जो विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाएं होती हैं उनमें OHP का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें ज्यादातर OHP का प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, उतने संसाधन भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रकाश की तीव्रता को किससे नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता बतानी है किससे नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इनमें से देखिए, जो डिमर स्विच है जिसका मतलब ही है कि ये डिम करता है, कंट्रोल करता है, प्रकाश की तीव्रता को ये कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के लेंस का मुख्य कार्य क्या है। तो लेंस का मुख्य, अगर ये क्वेश्चन जो है घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछे कि मुख्य कार्य क्या है तो मुख्य कार्य में इसका आ जाएगा छवि को बढ़ाना, इसका मुख्य कार्य है। लेकिन अगर सिंपल कार्य पूछे तो ये दोनों ही कार्य उसके हो जाएंगे, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ओवरहेड प्रोजेक्टर में पारदर्शक स्लाइड्स की सामग्री किस सामग्री की बनी होती हैं। जो स्लाइड्स होती हैं वो किस से बनी होती हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्लाइड्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट जो स्लाइड्स होती हैं, ये आपकी प्लास्टिक की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर में छवि को उल्टा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी अगर
छवि को उल्टा करना है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है मिरर का उपयोग किया जाता है, दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो लैंप होता है उसका जीवन काल किस पर निर्भर करेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो लैंप की शक्ति पर भी करेगा, लैंप के प्रकार पर भी करेगा और लैंप की उपयोग जो आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज करने की उस पर भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बेस का निर्माण किससे होता है? यानी जो बेस एक तरह की होती है जिसमें जो बेस है इसका या जो बेस प्लेट है जिसमें हम स्लाइड्स वगैरह रखते हैं, तो इसका निर्माण किससे किया जाता है? लकड़ी से, मेटल से, प्लास्टिक से या कांच से? सही आंसर आपका हो जाएगा मेटल की बनी होती है इसकी बेस। ओवरहेड प्रोजेक्टर में किस प्रकार के लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेंस का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और जो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है वो बाइफोकल लेंस है, यानी जो डबल फोकल होता है यानी बाइफोकल जो लेंस होता है उसका उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रकाश का स्रोत कहाँ स्थित होता है? प्रकाश का स्रोत कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और जो करेक्ट आंसर है इसमें, तो जो बेस का नीचे वाला पार्ट इसका होता है वहां पर प्रकाश का स्रोत स्थित होता है। अगला देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कौन सा भाग छवि को स्क्रीन पर साफ और स्पष्ट दिखाने में मदद करता है? यानी जो आपकी पिक्चर है उसको साफ और स्पष्ट दिखाने में कौन सा भाग इसमें से मदद करता है? लैंप या फ्रेस्नेल लेंस या प्रक्षेपण लेंस या मिरर? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रक्षेपण लेंस जो है ये मदद करता है। ये पिक्चर का साइज भी बढ़ाता है और उसको एक तरह से जो किरणें हैं उसको केंद्रित भी करता है। तो प्रक्षेपण लेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। OHP का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं होता है? अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, मनोरंजन प्रदान करना, शैक्षिक सामग्री की प्रस्तुति और पुनरावृत्ति, ईमेल भेजना या इंटरनेट ब्राउजिंग? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें शैक्षिक सामग्री की प्रस्तुति और पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, CAI में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? CAI में सॉफ्टवेयर किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा CAI में ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर, यानी एक तरह से ट्यूटर की तरह ये काम करते हैं CAI, कंप्यूटर एडेड जो असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर का इसमें प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, CAI के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? यानी कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है इनके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से अगर देखें तो देखिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शिक्षक प्रशिक्षण, नेटवर्किंग। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होगा वो सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, CAI का उपयोग किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में किया जाता है? तो CAI का उपयोग जो है किस तरह की शिक्षण पद्धति में किया जाता है? पारंपरिक शिक्षण में नहीं, स्वनिर्देशित शिक्षण में भी नहीं, जो सामूहिक शिक्षण है इसमें आपका CAI का प्रयोग किया जाता है, ग्रुप टीचिंग में एक तरह से। CAI प्रोग्राम्स के किस घटक का उपयोग छात्र की प्रगति को मापने के लिए किया जाता है? छात्र की प्रगति को मापने के लिए कौन से घटक का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा हो गया, ट्यूटोरियल तो पढ़ाने के लिए हो गया, सिमुलेशन हो गया, सिमुलेशन भी हमने पढ़ा है उसमें, अभ्यास और पुनरावृत्ति हो गया, इवेल्युएशन जो है आपका ये प्रगति को मापने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। CAI में इंटरएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यानी इंटरएक्टिविटी बढ़े एक तरह से, उसके लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और आपका यहाँ पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से क्या होता है आपका इंटरएक्टिविटी बढ़ती है। अगला देखिए, CAI का मुख्य लाभ क्या है? CAI का मुख्य लाभ इसमें से
क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। और शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी है, लेकिन मुख्य लाभ ये है कि व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा इसमें होती है कि वैसे तो ये सभी लाभ सीएआई के हैं, लेकिन मुख्य लाभ ये है कि व्यक्तिगत पर्सनली आप जो है शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीएआई का प्रकार नहीं है? देखिए, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, वर्ड प्रोसेसिंग या सिमुलेशन, कौन सा जो है सीएआई का प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो है सीएआई का प्रकार नहीं है। बाकी ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल है, यानी अभ्यास और एक तरह से और सिमुलेशन भी इसका पार्ट है। सीएआई में सिमुलेशन प्रोग्राम्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, सिमुलेशन मतलब अनुकरण, सिमुलेटेड स्किल टीचिंग, हमने एक वीडियो डिस्कस किया है। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए जो है आपका सीएआई में सिमुलेशन प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। सीएआई के कौन से तत्व छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुकूलित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं? तो छात्र की प्रतिक्रिया यानी छात्र जो रिस्पांस देंगे उसके आधार पर एक अनुकूलित रिस्पांस जो प्रदान करते हैं वो छात्र की प्रक्रियाओं के आधार पर अनुकूलित कौन से तत्व वो प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं? तो ट्यूटोरियल है, साकेत कार्यक्रम है, सिमुलेशन है या प्रैक्टिस एंड ड्रिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर साकेत कार्यक्रम, यानी ब्रांच जो प्रोग्राम होते हैं वो। सीएआई का उपयोग किस स्तर की शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी होगा? कौन से लेवल की टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए सीएआई का उपयोग सबसे बेहतर होगा? तो इनमें से जो सही आंसर है उच्च शिक्षा में, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं उच्च शिक्षा में और वो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी जानते हैं, तो उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। छोटे बच्चों के लिए या छोटी कक्षाओं के लिए यह बहुत उचित नहीं होता है। अगला देखिए, सीएआई के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है? प्रमुख चुनौती क्या है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के विकास में? तो मुख्य जो चुनौती होगी वो क्या होगी? सामग्री का डिजाइनिंग करना। जो सामग्री डिजाइनिंग है वो इसमें मुश्किल काम होता है, तो मुख्य चुनौती यही होती है। देखो, हार्डवेयर उपलब्ध हो सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण करवाया जा सकता है, नेटवर्क की गति जो है अब जो है टेक्नोलॉजी से बढ़ी रही है धीरे धीरे। सीएआई में कौन सी विधि छात्रों को स्वयं के गति से सीखने की अनुमति देती है? तो कौन सी विधि है जो, क्योंकि सीएआई का एक बेहतर उपयोग यही है कि हम अपनी गति से सीख सकते हैं, तो कौन सी विधि? वो व्यक्तिगत शिक्षण विधि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सीएआई में उपयोग नहीं की जाती है? अब नहीं शब्द को जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार गलती कर लेते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इसमें प्रयोग होता है, हमने पढ़ा है डिटेल में। बिग डेटा एनालिसिस, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। वर्चुअल रियलिटी का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग नहीं। ये बिटकॉइन वगैरह में प्रयोग होती है आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आजकल तो बहुत सुनने में नहीं, 1-2 साल पहले बिटकॉइन काफी चर्चा में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, सीएआई के कौन से घटक शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया को तुरंत आंकते हैं? कौन से घटक हैं जो शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया को तुरंत आंकते हैं? तो कौन सा घटक होगा? मूल्यांकन इसका, क्योंकि तुरंत फीडबैक मिलता है, तुरंत इसमें इवैल्यूएशन हो जाता है, तो वो तुरंत आंकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएआई कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? देखिए, अब ये लाभ सभी लाभ ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर एक चुनना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा है, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा में क्या होगा, अभी जैसे हमारा भी एक तरह से कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ही है, हमने सारी यूनिट्स कवर करवा रखी हैं, सारी यूनिट्स के वीडियोस अब अवेलेबल हैं, लगभग यूनिट 2 के कुछ एक टॉपिक रह गए हैं। तो अब व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा है, आप लोगों ने जिन्होंने भी ज्वाइन किया है तो आप लोग अपनी गति से सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीने में सारी यूनिट्स को कवर कर ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो 10-15 दिन लगातार वीडियोस देख रहे हैं और यूनिट्स को कवर कर ले रहे हैं। तो अपनी गति से प्रत्येक छात्र इसमें सीख सकता है। सीएआई में कौन सी तकनीक का उपयोग खेल आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? कौन सी तकनीक का उपयोग खेल आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो खेल आधारित गेमिफिकेशन, हमने गेमिफिकेशन भी उन वीडियोस में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, सीएआई प्रोग्राम के कौन से घटक में छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने
और अभ्यास करने की सुविधा होती है। अभ्यास करने की भी और ज्ञान प्राप्त करने की भी सुविधा होती है। तो सिंपल सा हो गया अभ्यास और पुनरावृत्ति, तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल वाला जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीआई में छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी होती है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा स्वनिर्देशित शिक्षण जो पद्धति है वो क्या होगा? व्यक्तिगत AI प्रोग्राम्स के विकास में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? जब प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हो रहा हो तो महत्वपूर्ण चरण कौन सा इनमें से होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर का चयन, सामग्री का डिजाइन, सॉफ्टवेयर का परीक्षण, शिक्षक का प्रशिक्षण। तो सामग्री का डिजाइन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अगला अब हमारे पास ई लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ई लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से लर्निंग का मुख्य लाभ हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? लचीला अध्ययन समय। क्या फ्लेक्सिबल हमारा जो लर्निंग टाइम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। हम अपने हिसाब से, जैसे कि आप लोग जैसे हमारे वीडियोज है तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे के बाद देख रहे होते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से फ्लेक्सिबल लर्निंग टाइम है। जब आपको पढ़ना उचित लग रहा है तब आप पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्व होता है, लाभ होता है ई लर्निंग का। ई लर्निंग में कंटेंट प्रदान करने के लिए किस तकनीक का सामान्यतः उपयोग होता है? तो कंटेंट प्रदान करने के लिए सामान्यतः हम किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? फैक्स मशीन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ई लर्निंग के संदर्भ में मूक का क्या अर्थ है? मूक भी हमने पढ़े हैं। मूक्स जो होते हैं, मूक्स का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ये होता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, इनमें से कौन सा ई लर्निंग की विशेषता नहीं है? ई लर्निंग की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। स्वगति से सीख सकते हैं, बिल्कुल। वास्तविक समय प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं, रियल टाइम जैसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह अगर होती है। डिजिटल कंटेंट डिलीवरी भी आपको हो जाती है, जैसे कि मैं आपको डिजिटल कंटेंट ई बुक्स या ई पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। भौतिक कक्षा सेटिंग, अब मैं भौतिक कक्षा सेटिंग नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग इस तरह से बैठिए या किस तरह से बैठिए। आप चाहें तो लेट के पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस होती है। कौन सी ई लर्निंग प्रकार में प्रशिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों के साथ वास्तविक समय में बातचीत होती है? तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंक्रोनस लर्निंग। और सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? ये जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जहां पर रियल टाइम पे आप जो है बातचीत कर सकते हैं। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में होता है कि आप रियल टाइम में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, तो बातचीत कर सकते हो, तो वो आपका सिंक्रोनस लर्निंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल कक्षा सत्रों के लिए कौन सा टूल सामान्यतः उपयोग होता है? वर्चुअल कक्षा सत्रों के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सही आंसर वर्चुअल कक्षाएं जूम ऐप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग का मुख्य नुकसान क्या है? कुछ विद्यार्थियों के लिए नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान क्या होगा? अगर वो इंटरनेट तक पहुंच का उनके लिए अभाव है तो उनके लिए मुख्य नुकसान हो सकता है। बाकी तो ये पॉजिटिव चीजें हैं ई लर्निंग की। ई लर्निंग के संदर्भ में ब्लेंडेड लर्निंग का क्या अर्थ है? तो ब्लेंडेड लर्निंग अब तो रट जाना चाहिए, कई बार वर्ड हमारे पास आ गया है कि ऑनलाइन भी और जो ट्रेडिशनल हमारी टीचिंग है वो भी इसमें प्रयोग होती है, यानी ऑनलाइन, डिजिटल मीडिया और पारंपरिक कक्षा विधियों का संयोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म विभिन्न विश्वविद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करने के लिए जाना जाता है? तो ये कोर्सेरा जो एक प्लेटफॉर्म है, ये विभिन्न विद्यालयों के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज, मुफ्त भी और पेड भी ये प्रदान करता है, कोर्सेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी ई लर्निंग कोर्स का एक प्रमुख घटक क्या होगा? तो प्रभावी ई लर्निंग कोर्स का एक तरह से प्रमुख घटक हमें चुनना है। तो प्रमुख घटक क्या होगा? इंटरैक्टिव कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंटरैक्टिव हो। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग में गेमिफिकेशन है, ये गेमिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो गेमिफिकेशन सिंपल सा है, अभी हमने डिस्कस भी किया था,
कि शिक्षण सामग्री को मनोरंजक और प्रेरणादायक बनाना जो है गेमिफिकेशन का उद्देश्य हो जाता है। ई लर्निंग में उपयोग होने वाली एक सामान्य उपकरण कौन सी है? ई लर्निंग में सामान्य उपकरण कौन सा प्रयोग होता है? तो इनमें से अगर देखें तो व्हाइट बोर्ड, डायरी, कैलेंडर, सबसे ज्यादा उपयोग होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग के माध्यम से सीखने का प्रमुख लाभ क्या है? सीखने का प्रमुख लाभ इनमें से क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रमुख लाभ चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, सीमित संसाधनों तक पहुंच, यात्रा समय की बचत, उच्च खर्च पाठ्यक्रम सामग्री की कमी। देखिए सबसे सही जो है आपका वो है यात्रा समय की बचत, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जा रहे हैं, तो वो यात्रा समय की बचत होती है। जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हैं, तो यात्रा समय के आप लोगों की बचत हो रही है। तो यही जो है ई लर्निंग का महत्वपूर्ण फायदा है। ई लर्निंग में सामग्री वितरण का एक सामान्य माध्यम क्या है? एक सामान्य माध्यम क्या होता है सामग्री वितरण का? मेल, वीडियो लेक्चर्स। तो वीडियो लेक्चर्स ही है हमारे पास सामान्य माध्यम, जैसे कि हम वीडियो लेक्चर्स वितरित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ई लर्निंग के एक उदाहरण के रूप में नहीं गिना जाता है? तो ऑनलाइन कोर्सेज ई लर्निंग के पार्ट हैं, वेबिनार भी हैं, पुस्तकालय अध्ययन नहीं है, इनमें से डिजिटल नोट्स भी हैं। पुस्तकालय अध्ययन क्या है? एक तरह से ई लर्निंग नहीं है, ये तो ऑफलाइन लर्निंग हो गई आपकी। अगला देखिए, ई लर्निंग के संदर्भ में एड टेक क्या है? एड टेक का वर्ड यूज किया जाता है कि जब हम एजुकेशन में टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो शिक्षा में तकनीकी सुधार जो है सही आंसर हो जाएगा। ई लर्निंग में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है ताकि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सुझाव दिए जा सकें? तो अब ई लर्निंग में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, एआई का उपयोग किया जाता है, और एआई क्या करता है? आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको सुझाव देता है। सिंपल सा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एआई कंट्रोल करता है, कि जैसे कि आप जो है हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एआई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की योग्यता, इससे रिलेटेड वीडियो आपको नीचे शो करवा देगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग में एक सफल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को किसकी आवश्यकता होती है? सफल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो क्या एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए होगा और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, पुस्तकालय, भौतिक कक्षाएं, बाकी तो सारे ये ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ई लर्निंग को अधिक प्रभावी बनाता है? ई लर्निंग को ज्यादा प्रभावी कौन सा तत्व बनाता है? तो इनमें से देखिए, लंबे व्याख्यान नहीं, इंटरेक्टिव और इंगेजिंग सामग्री, जो इंगेज करती हो और इंटरेक्टिव जो सामग्री हो वो ज्यादा प्रभावी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म ई लर्निंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, कौन सा प्लेटफॉर्म ई लर्निंग के लिए? देखो, यूट्यूब भी प्रयोग किया जाता है, हम कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम भी होता है, इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम तो एक सोशल कनेक्टिंग का ऐप है, एक तरह से सोशल मीडिया एक ऐप है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम ई लर्निंग के लिए उपयोग नहीं होता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी होती हैं, गूगल क्लासरूम्स भी होते हैं, और यूट्यूब तो होता ही है। तो ये हमारे कुल मिलाकर हमने टॉप जो है 20 प्रत्येक टॉपिक से डिस्कस किए। टोटल हमारे 60 एमसीक्यू हुए। आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और खासकर अगर आपके कोई जानने वाले या दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इस तरह के कोर्स की नीड है, जो कि महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक हमारा कोर्स जरूर पहुंचाएं ताकि वो ज्वाइन कर सके और उन्हें भी अवसर मिले ये कोर्स अवेल करने का। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।